वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के ई क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैथड पेपर में वेलकम स्टूडेंट, जामनीकांत बीएड कॉलेज के ई क्लास में स्वागत है आप लोगों का। तो जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध, तो को रिलेशन क्या है इसके बारे में पिछला क्लास में हम लोगों ने चर्चा की है कि को रिलेशन क्या है और उससे क्या हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है, को रिलेशन हम किस प्रकार से करते हैं। तो दूसरे सब्जेक्ट के साथ में सिविक्स का क्या संबंध है आज उसके बारे में जानेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में इतिहास के सहसंबंध के बारे में ऑलरेडी पहले से ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र का अन्य विषयों से सहसंबंध कैसा है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र। ये दोनों क्या है, जिस तरह से मानव के लिए जो है वो फेफड़ा बहुत ज़रूरी होता है, यानी दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट अंग होता है, ठीक उसी तरह से जो है ये नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र जो है ये महत्वपूर्ण अंग के रूप में है। कैसे कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का अर्जन करने के लिए प्रेरित करता है, किस प्रकार से हम धन अर्जन करते हैं, कैसे उसको खर्च करते हैं, इन सब चीज़ों का हम लोगों को ज्ञान कराता है। और उस धन को अर्जन कौन करता है? एक नागरिक। खर्च कौन करता है? एक नागरिक। तो नागरिक शास्त्र जो है वो नागरिक के क्रियाकलापों से संबंधित है और अर्थशास्त्र जो है वो धन। तो दोनों का कहीं ना कहीं बहुत ही गहरा संबंध है। नेक्स्ट है आपका नागरिक शास्त्र तथा राजनीति शास्त्र। जैसा कि नाम से पता चलता है राजनीति शास्त्र यानी जो राज्य से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम नागरिक की क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, राजनीति शास्त्र जो है वो राज्य की क्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नागरिक जो है वो किसी न किसी राज्य में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो जंगल में रहते हैं। तो जो राज्य में रहते हैं और जो क्रिया करते हैं उनका एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो हम ये दोनों सब्जेक्ट को मिला करके आराम से बहुत सरल तरीके से पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राजनीति शास्त्र तथा भूगोल। तो राजनीति शास्त्र और भूगोल इसमें भी जो है बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। बोलिए कैसे कि जो भौगोलिक स्थिति है वो दूसरे लोगों को जो है वो बहुत प्रभावित करती है। आप देखते होंगे कहीं के लोग मांसाहारी होते हैं, यानी गर्म प्रदेश के लोग जो होते हैं वो ज़्यादा मांस नहीं खाते हैं और ठंडा प्रदेश के लोग जो है वो मांसाहारी होते हैं। तो ये जो खाने पीने की प्रवृत्ति हो या फिर कहीं के नागरिक जो है बहुत लंबे होते हैं, मोटे होते हैं, गोरे होते हैं, काले होते हैं। तो ये जो अंतर हम लोगों को देखने को मिलता है ये भौगोलिक स्थिति के कारण ही मिलता है। हर जगह की भौगोलिक स्थिति वहाँ के रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। तो इस तरह से जो है हम कोरिलेशन के माध्यम से बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा नागरिक शास्त्र तथा समाज शास्त्र। समाज शास्त्र जो है वो समाज के संगठन, संस्था, उसके उद्देश्य, कार्य, क्रियाओं इत्यादि का अध्ययन करता है और नागरिक समाज में रहते हैं। तो इस तरह से नागरिक शास्त्र और समाज शास्त्र का भी बहुत ही गहरा संबंध है। नेक्स्ट हम आते हैं नागरिक शास्त्र तथा नीति शास्त्र। नीति शास्त्र यानी हमारे जो नीति नियमों के बारे में जानकारी देते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं अच्छी आदतों के बारे में। तो ये कैसे पता चलता है? आदर्श चरित्र की बात अगर हम करते हैं तो नीति शास्त्र के माध्यम से वो चीज़ बताया जाता है। और एक तरफ हम ये भी पढ़ते हैं कि नागरिक शास्त्र जो है वो आदर्श चरित्र का निर्माण करता है। तो इन दोनों में भी गहरा संबंध है और इन दोनों को जोड़ करके हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। नागरिक शास्त्र तथा भाषा। बिना भाषा का कोई भी सब्जेक्ट जो हम मानेंगे वो अधूरा होता है। भाषा यानी कोई कहानी, कविता, काव्य पाठ इत्यादि के माध्यम से जो है हम बच्चों को जानकारी देते हैं। तो ये जो है बिना भाषा का नागरिक शास्त्र को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोनों में गहरा संबंध है। फिर आते हैं नागरिक शास्त्र तथा सांख्यिकी पे। सांख्यिकी के साथ भी इसका घनिष्ठ संबंध है। बोलिए कैसे? एक जस्ट उदाहरण देते हैं आपको कि जब मतदान होता है तो मतदान की गणना होती है, उसकी आंकड़े उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये जो आंकड़ा उपलब्ध होता है, कौन जीतने वाला है, कौन जीतने के कितने समीप है, इन सब चीज़ों की जब चर्चा की जाती है तो ये कहीं ना कहीं सांख्यिकी से जो है वो रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर आपका ये 7 पॉइंट है आपका नागरिक शास्त्र के अन्य सब विषयों के साथ में संबंध। तो मुझे लगता है कि इसे नोट डाउन करके आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ कोरिलेशन। क्या फ़ायदा है किसी भी चीज़ का? जब कोई काम करते हैं तो उसका लाभ क्या है? बिना लाभ का, बिना आवश्यकता की पूर्ति का हम कोई काम नहीं करते। तो कोरिलेशन का लाभ क्या है? सबसे पहले क्या है कि इसका लाभ में अगर देखें तो समस्त विषयों का सामंजस्यकरण किया जाता है, यानी हम एक साथ कई विषयों को मिला करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं।
दूसरा है आपका शिक्षण को प्राकृतिक तथा स्वाभाविक बनाना, यानी नेचुरल तरीके से जो है वो व्यवहारिक रूप में हम बच्चों को ज्ञान दे सकते हैं इस कोरिलेशन के माध्यम से। नेक्स्ट है हमारा पाठ्यक्रम के भार को कम करना, यानी कि अगर अलग अलग हम पढ़ाते हैं तो हमें क्या होता है, भारी हो जाता है पाठ्यक्रम, और अगर हम कोरिलेट कर देते हैं तो हम बहुत ही सरल शब्दों में और कम समय में बच्चों को 2 से 3 विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करा देते हैं। फिर है आपका समय की बचत। सिंपल सी है, जब 2 सब्जेक्ट को जोड़ करके हम पढ़ाते हैं तो एक ही समय में हम 2 सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर लिए, तो हमारे पास क्या हुआ, समय की बचत हुई। नेक्स्ट है आपकी ज्ञान की अखंडता का बोध। हम पहले क्लास में चर्चा किए हैं कि ज्ञान क्या होता है, अखंड होता है, यानी उसे खंडित नहीं किया जा सकता। तो इस चीज़ का ज्ञान कराना स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये बताना है कि ज्ञान अखंडित होता है अथवा उसे खंडित किया नहीं जा सकता। हम अपनी सुविधा अनुसार उसको जो है अलग अलग पृथक पृथक विषयों के रूप में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट है आपको ज्ञान को रोचक एवं बौद्धिगम बनाना। सिंपल सा है कि अगर हम जो चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो अगर रुचिकर नहीं होगा तो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे और उनको याद नहीं रहेगा। तो उनको याद दिलाने के लिए और उनको अच्छी ज्ञान प्रदान करने के लिए, अच्छी शिक्षा देने के लिए, रुचिकर शिक्षा देने के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करके उनको फ़ायदा और उसके नुकसान के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।